Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about बैंक्स नेशनलाइजेशन, वॉज इट अ ब्लंडर और अ मास्टर स्ट्रोक. यही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. बैंक नेशनलाइजेशन देखने से पहले एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन. इट इज़ अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और ए स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री. सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको सरकार उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नेशनलाइजेशन का प्रोसेस. ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं नेशनलाइजेशन को? क्योंकि हाल फिलहाल में 53rd एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स दैट वर फर्स्ट डन इन 1969. आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में ज़्यादातर बैंक्स जो थे वो प्राइवेट नेचर के थे बिफोर 1969. हमारी सरकार ने, उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक्स को एक साथ नेशनलाइज किया इन 1969 विच वॉज नोन एज फर्स्ट वेव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन. बाद में 1980 में 6 और बैंक्स को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया विच इज़ समटाइम्स कंसिडर्ड एज सेकेंड वेव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन. तो मुद्दा यह है कि जो फर्स्ट वेव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन था दैट हैज़ कम्प्लीटेड रिसेंटली 53rd एनिवर्सरी, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है कि बैंक नेशनलाइजेशन कितना सही था या कितना गलत था. क्योंकि जो बैंक नेशनलाइजेशन का प्रोसेस इंदिरा गांधी की सरकार ने शुरू किया था उसको अब करेंट सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिवर्स करने वाली है. तो 53 ईयर्स हो गए बैंक नेशनलाइजेशन के. अब हाल फिलहाल में इस जो सेशन चल रहा है मॉनसून सेशन, उसमें उम्मीद की जा रही है कि हमारी सरकार एक कानून लेकर के आएगी जिस कानून की मदद से सरकार को ये अधिकार मिल जाएंगे कि ज़्यादातर बैंक्स को वो प्राइवेटाइज कर पाएँ. मतलब 53 years ago nationalization process started and now our country is moving in the direction of denationalization. तो देखना है कि आखिर नेशनलाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ. ये भी ब्रीफली समझ लीजिए कि सिर्फ बैंक्स का नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था. देयर वेर सीरीज ऑफ नेशनलाइजेशन, अलग अलग सेक्टर्स का नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा. जैसा कि मैंने आपको बताया 1969 में बैंक्स 14 बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड इन 1972. कोल इंडस्ट्री वॉज नेशनलाइज्ड इन 1973. 6 commercial banks were further nationalized in 1980, and apart from this there were series of other nationalizations as well in petroleum sector and others infrastructure sector. तो मुद्दा ये है कि 1967 के बाद से इंडिया saw a massive phase of nationalization, a radical change in economic policies. तो इंदिरा गांधी की सरकार आखिर क्यों नेशनलाइजेशन पे इतना जोर दे रही थी? व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू नेशनलाइजेशन इन दिस फेज? तो देखिए, 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी बैक टू बैक इंडिया द्वारा. चाइना के साथ साइनो इंडिया वॉर इन 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965, और इसके बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई थी. और ऐसे हालात में द गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट इज़ वाई एवरीथिंग कुड नॉट बी लेफ्ट इन टू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो आफ्टर 2 wars, in order to expedite or in order to give impetus to the declining growth rate, हमारी सरकार ने ज़्यादातर सेक्टर्स को नेशनलाइज किया विद अ होप कि गवर्नमेंट विल रीजुविनेट दीज सेक्टर्स. उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारी सरकार जो है वो इम्पेटस देना चाहती थी. आपको याद होगा कि 1965 के बाद से 2 लगातार हमारे देश में मॉनसून फेलियर भी आए, ड्रॉट लाइक कंडीशंस आ गए थे, और हमारे देश में एक भूखमरी की कंडीशंस आ गई थी, फेमाइन की कंडीशंस आ गई थी, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी हम फेस कर रहे थे, हंगर का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. आपको मैंने पहले भी बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 के बाद यूएस जो हमें अभी तक वीट सप्लाई किया करता था अंडर इट्स प्रोग्राम जिसका नाम था फूड फॉर पीस प्रोग्राम या PL 480 प्रोग्राम, उस वीट को उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया, उस प्रोग्राम को उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया, और इंडिया में हंगर के कंडीशंस बन गए, फूड इनसिक्योरिटी के कंडीशंस बन गए. ऐसे टाइम में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए फार्मर्स को क्रेडिट
उनकी नीड्स पूरी करनी थी। यानी कि सरल भाषा में कहें तो फार्मर्स को बैंक से लोन मिलना ज़रूरी था। एग्रीकल्चरल क्रेडिट वाज इम्पॉर्टेंट, और एग्रीकल्चरल क्रेडिट तब तक मिलता नहीं था फार्मर्स को। अगर आप डाटा देखें तो 1951 से लेकर के 1968 तक के बीच में ओवरऑल जितना भी लोन बैंक्स ने दिया था उसका सिर्फ और सिर्फ 2% लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को गया था। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि किसानों को लोन कौन देगा, उस टाइम के ज़्यादातर बैंक्स तो प्राइवेट बैंक्स थे, दे रैन फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। किसानों को लोन कौन देगा, किसान लोन चुका पाए या ना चुका पाए, उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। दैट इज़ वाई the private banks of that time before nationalization were not interested in giving loans to the farmers। लेकिन अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें लाना था तो फार्मर्स को हमें क्रेडिट दिलवाना था, लोन दिलवाना था, ताकि फार्मर जो है बेटर इम्प्लीमेंट्स खरीद सकें, सीड खरीद सकें, फर्टिलाइज़र खरीद सकें, और इसके लिए हमें बैंक से फार्मर्स को क्रेडिट दिलवाना था। और बैंक्स जब तक प्राइवेट रहते तब तक ये संभव नहीं था। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट वेंट फॉर नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन इसलिए भी लाना जरूरी था ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऐसा फेज था जब हमारे इकोनॉमी का स्लो ग्रोथ रेट चल रहा था और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई थी आफ्टर 2 वॉर कि वी वर नॉट इवन इन अ फेज ऑफ और इन अ स्टेटस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। और इसी कारण से 3 साल तक 1966 से लेकर के 69 तक वी वेंट फॉर 3 years प्लान हॉलीडे। आई होप आपको ये भी याद होगा कि 3 साल तक भारत सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग कमीशन को ब्रेक दे दिया गया था, देयर वाज ए प्लानिंग हॉलीडे। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी ख़राब थी। ऐसे हालात में सरकार ने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली इकोनॉमी को रिजुविनेट करने का, और इस कारण से ज़्यादातर सेक्टर्स को नेशनलाइज किया गया। एक और फ़ायदा था नेशनलाइजेशन से, इट कुड एड्रेस द इशू ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, रूरल अर्बन डिवाइड। अभी कैसा था कि जब तक प्राइवेट बैंक्स थे, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक्स थे, ज़्यादातर बैंक्स सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में थे। रूरल एरियाज़ में कोई अपना सेंटर या ब्रांच खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि रूरल एरियाज़ में उतना बिजनेस नहीं था, उतना प्रॉफिट नहीं था। जब बैंक्स को सरकारी किया गया, नेशनलाइज किया गया, देन ओनली द गवर्नमेंट कुड नाउ फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांचेज इन द रूरल एरियाज, एंड दिस इज़ हाउ it ensured, the nationalization of the banks ensured addressing regional imbalance। रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन था ही नहीं, अर्बन एरियाज़ में बैंक की फैसिलिटी थी। तो इस जो डिफरेंस है या रीजनल इम्बैलेंस है, जिसको हम लोग रूरल अर्बन डिवाइड कहते हैं, इसको एड्रेस किया जा सका विथ हेल्प ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब जरा देखते हैं एनालिसिस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, या ओवरऑल नेशनलाइजेशन का हम एनालिसिस करते हैं। नेशनलाइजेशन मतलब सरल भाषा में कहें तो सरकार ने इकोनॉमी की ज़्यादातर कंट्रोल अपने हाथ में ले ली, प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, लाइसेंस के थ्रू, कोटा के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्रोडक्शन सरकार ने खुद करने से शुरू किया। इसको हम लोग कभी कभार कहते हैं इनवर्ड लुकिंग अप्रोच या प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। इसका ठीक उल्टा होता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज ब्रॉट इन 1991। तो LPG जो देखा गया 1991 में, उसका ठीक उल्टा अप्रोच इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम में देखा गया, प्रोटेक्शनिज्म, इनवर्ड लुकिंग एंड नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन के क्या क्या नुकसान हुए, क्या डाउनसाइड्स थे, उनको एक एक करके देखते हैं। कई सारे इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनएफिशिएंसी, जो हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चरल फीचर बन चुका है, इनएफिशिएंसी यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कॉस्ट वाइज ज़्यादा compete नहीं कर पाता इंटरनेशनल मार्केट में, या क्वालिटी वाइज compete नहीं कर पाता इंटरनेशनल मार्केट में बिकॉज ऑफ आवर इनएफिशिएंसी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी। दिक्कत क्या हुई कि जब हमने नेशनलाइज कर दिया अपनी इकोनॉमी को, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स को अपने देश में आने से रोक दिया, तो कंपटीशन कम होने लगा। जो कंपटीशन कम होता है तो नेचुरली फिर एफिशिएंसी भी ख़राब होती है। आज आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन का डर ना हो तो फिर आप उतनी एफिशिएंट नहीं रहेंगे। सेम हैपेंड विद द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दे वर नॉट फेसिंग कंपटीशन आफ्टर नेशनलाइजेशन। एक्सटर्नल ट्रेड was cut down to a great extent. Indian economy was having protectionist approach. लाइसेंस राज, कोटा राज। लाइसेंस और कोटा राज का क्या मतलब होता है? प्राइवेट सेक्टर्स पे कई सारे नियम लगा दिए गए कि कोई भी बिजनेस करना तो उसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। कोटा लगा दिया गया कि कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस पर भी लिमिटेशंस था। तो जब प्राइवेट सेक्टर पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे आप, तो नेचुरली एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन तो मरेगा ना। आप अगर आपने मूवी देखी हो गुरु मूवी, तो वो गुरु मूवी में यही दिखाया गया कि 1970s और 80s के टाइम के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है। एक टाइम वो अभिषेक बच्चन कहता है कि खड़ा हो जाऊं या उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। मतलब
ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज अ बिजनेसमैन ऑफ 1970s एंड ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर पे हर चीज़ के लिए लाइसेंस लगा रहे हो, कोटा लगा रहे हो, और सरकारी सेक्टर्स को इस कारण से कोई कंपटीशन ही नहीं था। एंड दैट इज़ हाउ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज नेवर फेस्ड एनी कंपटीशन एंड दैट इज़ वाई दे बिकेम इनएफिशिएंट। यही मानना है कई सारे लोगों का कि आप देखो, किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ और गवर्नमेंट बैंक में जाओ, दोनों के कल्चर में आपको अंतर दिखता है। रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट बैंक्स को कंपटीशन नहीं है, उनको डर नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, बिजनेस खराब हो जाएगा। आजकल तो वैसे माहौल बदल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से जो ये माहौल, ये इस तरह की सोच थी कि हमारा क्या बिगड़ जाएगा, लॉस होगा तो सरकार का होगा, हमारा तो कुछ है नहीं, हमारी तो सरकारी नौकरी है, फिक्स्ड है। दैट फीलिंग ब्रॉट डाउन द एफिशिएंसी, दैट लैक ऑफ कॉम्पिटिशन ब्रॉट डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ज़्यादातर सेक्टर्स को नेशनलाइज कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को के लिए कम स्पेस छोड़ा गया, उन पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो देश में एंटरप्रेन्योरशिप खत्म, इनोवेशन खत्म, कंपटीशन खत्म। जो सरकारी कंपनियां, उनके लिए कंपटीशन नहीं, तो दे बिकेम इनएफिशिएंट। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म से होता क्या है, इकोनॉमी बिकम्स इनवर्ड लुकिंग। मतलब आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स को आने नहीं दे रहे हैं, यानी कि अपनी इकोनॉमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं, इंटरप्राइजेज हैं, उसको फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं होने दे रहे हैं। तो नेचुरली आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनएफिशिएंट होंगे और धीरे धीरे कॉम्पिटिटिवनेस लूज़ करेंगे, उतना बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, और इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में आप अपना शेयर लूज़ करने लगेंगे। एंड दिस इज़ वेरी मच एविडेंट फ्रॉम दिस डाटा। यू सी, इंडिया का एक्सपोर्ट में शेयर था 2.4% इन 1948, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। यानी कि सोचो, उस टाइम में इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब होगी, येट पूरे दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 2.4% एक्सपोर्ट भारत से होता था। और 1980s तक, आफ्टर सीरीज ऑफ नेशनलाइजेशन, 70 से जो शुरू हुआ और 80s तक में जा करके हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट में शेयर घट करके हो गया 0.42। दैट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, इनवर्ड लुकिंग अप्रोच। ओवरऑल कैसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन से होता क्या है कि सरकार का फोकस गवर्नेंस से हट जाता है। आपने कभी कभार सुना होगा कि इट्स नॉट बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रन बिजनेस। सरकार का काम नहीं है ना एयर इंडिया चलाना, BSNL चलाना। सरकार का काम है गवर्नेंस देना, सेफ्टी सिक्योरिटी देना। इट इज़ ए जनरल अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स ये भी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, नियो लिबरल फिलॉसफी कहते हैं। तो सरकार अगर हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में घुसने लगेगी, सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपनी कंपनी चलाएगी, रोड बनाने के लिए अपनी कंपनी चलाएगी, एयर एविएशन सेक्टर में अपनी कंपनी चलाएगी, तो सरकारी सेक्टर्स या सरकारी कंपनियों को तो कोई टेंशन है नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, उनको तो चिंता है नहीं कि हमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। सो दे टेंड टू बिहेव इन इनएफिशिएंट मैनर एंड दैट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू पुअर मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग, हाई फिस्कल डेफिसिट। ओवरऑल जो हमारी फिस्कल प्लानिंग है वो ख़राब होने लगती है, फिस्कल लीकेजेज या स्लीपेज कहते हैं इसको। ऑल सच थिंग्स वर हैपनिंग ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजाइन। ये सारी चीज़ें नेशनलाइजेशन और उस कारण से जो फिस्कल स्लीपेज, improper fiscal planning, high fiscal deficit, that ultimately led to high current account deficit, that led to balance of payment crisis, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो होगा ही। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी के लिए इतने डिफ़िकल्ट कंडीशंस क्रिएट कर दिए 1991 में कि वी हैड टू गो फॉर अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स was forced upon India because we are facing BOP crisis, और उस BOP क्राइसिस के पीछे ये सारे फैक्टर्स कारण हो सकते हैं। एक नेशनलाइजेशन कारण हो सकता है, इकोनॉमी को पूरी तरह से नेशनलाइज कर देना मे बी वन फैक्टर बिहाइंड BOP क्राइसिस दैट इंडिया फेस्ड इन 1991। हुआ क्या, अगर बिल्कुल करंट कंडीशंस को देखे जाए कि नेशनलाइजेशन के कारण क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं, तो अभी भी देखो जो सरकारी बैंक्स हैं उनका NPA कितना बढ़ा हुआ है। देयर इज ए डाटा गिवन हियर। 2020 में अगर देखा जाए तो 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका टोटल NPA है ₹5.47 लाख करोड़, विच इज़ ट्वाइस द NPA ऑफ 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का डबल है NPA ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, 12 गवर्नमेंट बैंक्स। मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट बैंक्स आज भी थोड़ा कंपटीशन के बावजूद भी दे आर येट इनएफिशिएंट, दे आर येट प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर पुअर एंड दैट इज़ वाई देयर NPA इज राइजिंग। आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात कीजिए तो चूंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट ओन्ड रही हैं, दैट इज़ वाई दे विल नेवर बॉदर टू इंक्रीज देयर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंडिया हैज़ ओनली 3.76% ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विच इज़ लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड।
अभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम होने से क्या होता है, लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस मान लीजिए नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनकी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या होता है कि जब भी हेल्थ की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो पीपल मीट दैट रिक्वायरमेंट थ्रू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड दैट इंक्रीजेस पॉवर्टी। गरीब आदमी, देखो अमीर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस भी लेकर के रखता है, गरीब आदमी ना हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि सरकारी कंपनियां इंश्योरेंस के फील्ड में, उनको मतलब ही नहीं है इंश्योरेंस को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करने का और अपने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने का। और गरीब आदमी को जब हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ एक्सपेंडिचर की, तो खुद की जेब से वो एक हेल्थ एक्सपेंडिचर को मीट करता है, जिस कारण से फिर वो अक्यूट पॉवर्टी को फिर से वो फेस करने लगता है। गरीब आदमी का एक बार मान लो 2 लाख 4 लाख खर्च हो गया इलाज में, तो फिर उसको रिकवर करना उस गरीब परिवार के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर सिर्फ बैंक्स नेशनलाइजेशन की बात की जाए, ओवरऑल नेशनलाइजेशन की ना बात करके सिर्फ बैंक्स के नेशनलाइजेशन की बात की जाए, तो उस पर भी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को आपको जानना चाहिए। पीजे नायक कमेटी बनाई गई थी 2014 में टू स्टडी द इंडियन बैंक्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पीजे नायक कमेटी ने साफ साफ कहा कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फेसिंग पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, की फिजिकल कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, एनपीए बढ़ा हुआ है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी नॉन ट्रांसपेरेंट है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको ठीक करना होगा। एंड यू कैन सी कि पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन का ही सीधा सीधा आउटकम था बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बनाया गया फॉर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, फॉर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज रीनेम्ड, रिक्रिश्चेंड इनटू फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो अब FSIB कहा जाता है, दैट वाज आउटकम ऑफ दिस पीजे नायक कमेटी, जिसने मेनली ये कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ठीक करने की जरूरत है। नेशनलाइजेशन के कारण इन बैंक्स का ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020 की बात की जाए, 2020 में क्या हुआ था कि नेशनलाइजेशन के 50 साल पूरे हुए थे जब इकोनॉमिक सर्वे 2020 आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने एक डाटा रख करके कहा कि हर 1 रुपया जो एक टैक्स पेयर हम खर्च करते हैं, हर 1 रुपया जो सरकार का पैसा तो टैक्स पेयर का ही पैसा है, हर 1 रुपया जो हम खर्च करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, उससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वैल्यू बस 71 पैसे ही बढ़ती है। वही हर 1 रुपया जो प्राइवेट बैंक के ऊपर इन्वेस्ट होता है, जो प्राइवेट बैंक के इन्वेस्टर्स उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उससे उस प्राइवेट बैंक की मार्केट वैल्यू 3.7 रुपीज़ तक बढ़ती है। मुद्दा है, सरल भाषा में ये डाटा ये कहता है कि सरकारी बैंक्स में इन्वेस्ट करने से एफिशिएंसी नहीं मिलती है, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता है फॉर द गवर्नमेंट। मीन्स इफ दीज बैंक्स आर प्राइवेटाइज्ड, गवर्नमेंट विल गेट मोर वैल्यू फॉर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये देख करके तो लग रहा है कि नेशनलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही आउटकम रहा है, क्या कुछ पॉजिटिव भी रहा है, ये भी देखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आउटकम रहा होगा। तो देयर हैव बीन सम पॉजिटिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन टू। सबसे बड़ा पॉजिटिव है हाइयर पेनिट्रेशन ऑफ द बैंकिंग इन रूरल एरिया। भाई पहले रूरल एरिया में ना बैंक्स थे ना कॉमर्शियल बैंक्स हो, जो प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स थे 1969 तक, उनका रूरल एरिया में जाने का कोई प्लान था, क्योंकि रूरल एरिया में बिजनेस ही नहीं है। बट बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा। यू सी 8000 बैंक्स थे बस 1969 तक, और वो नंबर 10 साल में बढ़ करके 30,000 हो गया रूरल एरियाज में। तो इट्स अ ह्यूज इंक्रीज। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ओवरऑल जो क्रेडिट रूरल एरियाज़ में 115 करोड़ तक था मात्र उस टाइम तक, 10 सालों में बढ़ करके 3000 करोड़ हो गया। मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिड्यूस्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए फार्मर्स को क्रेडिट मिलना ज़रूरी था, बैंक से लोन मिलना ज़रूरी था, ताकि वो अपना एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीद पाएँ। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में जो हमारा जैम ट्रिनिटी सक्सेसफुल हो पाया है, वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास इतने सारे सरकारी बैंक्स थे। जितने भी सरकारी बैंक से रिलेटेड स्कीम्स होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आप समझो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो भी बैंक के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, या जनधन योजना, स्वनिधि स्कीम, ये सारे स्कीम्स आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, प्राइवेट बैंक्स इम्प्लीमेंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, आप जनधन योजना में भी आप देखो 1.3 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, और 43 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.3 करोड़ अकाउंट्स खोले गए प्राइवेट सेक्टर द्वारा। यानी कि जितना भी जनधन अकाउंट खोला गया उसमें से सिर्फ 2.82% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अकाउंट खोला, मैक्सिमम अकाउंट सरकारी बैंक्स ने खोला। तो मुद्दा यह है कि आज भी जितने सारे वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट हो पाते हैं, वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे सरकारी बैंक्स हैं, स्वनिधि स्कीम एंड ऑल।
और जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, जिसकी मदद से हम लोग कई सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के स्कीम्स इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि इन्होंने इतना सारा जनधन अकाउंट खोला। जैम ट्रिनिटी आई होप आप समझते होंगे, 2014-15 में इकोनॉमिक सर्वे ने प्रपोज किया कि अगर हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, सरल भाषा में अगर बताऊं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वैसे पहले भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूं, पहले कोई भी मान लीजिए कि सरकार के स्कीम की तरफ से मान लीजिए एमजी नरेगा में पैसा आना है वर्कर को जिसने काम किया है, तो वो पंचायत मुखिया और इन सब से होते हुए मुखिया जी पैसा देते थे, अलॉटमेंट आता था, फिर मुखिया जी पैसा देते थे वर्कर्स को। अब मुखिया जी बीच में पैसा खा जाएंगे इसकी क्या गारंटी नहीं है खा भी सकते हैं, राइट। मतलब जब तक ह्यूमन इंटरफेस है बीच में, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ करप्शन एंड लीकेज ऑफ फंड। अब कैसा है कि नए सिस्टम में वर्कर ने काम किया, सीधा उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। लेकिन अकाउंट में पैसा आने के लिए उसका अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, इसीलिए जनधन अकाउंट खोला गया इतने सारे लोगों का, 46 करोड़ लोगों का, ताकि जो भी बेनिफिट्स हैं वो सीधा सीधा अकाउंट में दे दिया जाए, ह्यूमन इंटरफेस को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लीकेज ऑफ फंड को रोका जा सके, डाइवर्जन ऑफ फंड को रोका जा सके। तो जनधन अकाउंट को आधार से जोड़ा गया ताकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो पाए, घोस्ट बेनिफिशियरीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ। और मोबाइल से लिंक किया गया कि जब भी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा आए तो मोबाइल मैसेज के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यही है जैम ट्रिनिटी जो प्रपोज किया था इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 ने, कि इफ़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट DBT then you first of all must bring jam trinity and then only DBT for welfare schemes could be implemented. The next article is about GST on milk products and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखो, हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल ने कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अप्लाई किया है, प्रिस्क्राइब किया है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो गया कि किस आइटम पे जीएसटी है, किस पे नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी लोगों को। लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि मिल्क पे क्यों जीएसटी लगा दिया आपने, दूध तो ज़रूरी होता है और दूध पे जीएसटी लगाओगे तो लोग मिल्क कंजम्पशन कम कर देंगे, इससे फार्मर्स की इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लोग मिल्क कंजम्पशन कम कर देंगे तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है फॉर कॉमन पॉपुलेशन। ये सब क्रिटिसिज्म चल रहा है, कन्फ्यूजन है कि किस आइटम पे जीएसटी लगा है दूध के, किस पे नहीं लगा है। कई सारे मीम्स भी चल रहे हैं कि 5% जीएसटी देने के बाद दूध अगर फट जाए तो जीएसटी के पैसे रिफ़ंड होंगे क्या? तो फिर जवाब मिलता है कि रिफ़ंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस फटे हुए दूध का तुमने पनीर बना लिया तो और जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब कन्फ्यूजन चल रहा है, किसी पे 12% आया है, किसी पे 5% आया है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि आपने दूध पे क्यों इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। दूध पे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो फार्मर्स का इनकम भी ख़राब होगा और लोगों की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी ख़राब होगी। तो अब सरकार ने इस पर जस्टिफिकेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई ध्यान से सुनो, हमने दूध पे जीएसटी नहीं लगाया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि फ्रेश मिल्क एंड पास्चुराइज्ड मिल्क इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो जो दूध हम लाते हैं मार्केट से, पास्चुराइज्ड मिल्क या फ्रेश मिल्क जो आप दूध वाले भैया जी से ख़रीदते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, उन पे भी जीएसटी नहीं है अगर वो इस तरह से लूज़ सेल किए जा रहे हैं। तो घर में बना करके ऐसे बेचा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जीएसटी नहीं है। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क एंड पनीर ओनली इफ़ दे आर प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फॉर्म। यानी कि इस तरीके से अगर लस्सी, पनीर, बटर मिल्क बेचा जा रहा है तो उन पे, यानी कि प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, यानी कि इस तरह की लेबलिंग करके अगर बेची जा रही है तो लगेगा उस पर 5% का जीएसटी। तो ध्यान रखिए, दूध पे कोई जीएसटी नहीं, चाहे वो पैकेज्ड दूध हो या फिर ऐसे लूज मिल्क खरीदा हो, कोई जीएसटी नहीं। लेकिन कर्ड पे, लस्सी पे, बटर मिल्क पे, पनीर पे है जीएसटी इफ़ दे आर पैकेज्ड एंड लेबल्ड। उसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी एंड चीज़ पे भी है जीएसटी 12% का इफ़ दे आर इन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फॉर्म। मतलब सरल भाषा में, घर में बनाया या लूज तरीके से बनाया तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। अगर वो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है तो ही जीएसटी लगेगा, और वो भी बाकी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स पे, मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क पे नहीं लगेगा जीएसटी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये भी कहा
कि भाई हमने थोड़ी अकेले लगाया है, लोग भारत सरकार को क्रिटिसाइज़ करेंगे दूध पे क्यों ले आए जीएसटी। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इट्स नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इम्पोजेज जीएसटी, इट इज़ द जीएसटी काउंसिल विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच डिसाइड्स जीएसटी ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एंड इस जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जीएसटी काउंसिल को मैं पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and as I said, it make recommendation to the union and state government regarding GST application on different kinds of product। अब GST काउंसिल के चेयरमैन होते हैं यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन इसके बाकी मेंबर्स भी होते हैं, बाकी सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। अभी वोटिंग में देखो, अकेले भारत सरकार की वोटिंग शेयर होती है 1/3, जबकि स्टेट्स की कंबाइंड वोटिंग होती है 2/3। और कोई भी फैसला लिए जाने के लिए 75% वोट जो है फेवर में आना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली भारत सरकार को यहाँ पे वीटो पावर है इनडायरेक्टली। लेकिन फिर भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा वीटो पावर है, लेकिन अकेला भारत सरकार चाह करके फैसला नहीं करा सकती, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया तो फैसला नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ वीटो पावर। कोई भी फैसला लेने के लिए 75% येस वोट चाहिए, 33% येस वोट तो भारत सरकार के पास अकेले हैं, तो भारत सरकार ने ना बोल दिया तो ना। तो यही क्लैरिफिकेशन दिया है निर्मला सीतारमन जी ने कि देखो सिर्फ ब्रांडेड पैकेज्ड आइटम्स पे है जीएसटी, वो भी मिल्क पे नहीं है, बाकी सारे आइटम्स पे। और हमने अकेले डिसाइड नहीं किया है, ये जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है। अब आप सोचेंगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो हमें, किस दूध पे लस्सी पे जीएसटी है किस पे नहीं है, ये सब थोड़ी आएगा। तो एक बार सवाल ज़रा देख लो, 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा सीरियल ग्रेन हर्ल्ड चिकन एग्स कुक्ड फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट मटेरियल, इनमें से कौन जीएसटी में एग्जेम्प्टेड, ये पूछा था। ये उस साल इसलिए पूछा था क्योंकि दीज आइटम्स वेर इन न्यूज़ दैट ईयर। जैसे अभी ये मिल्क न्यूज़ में आया है कि मिल्क के ये आइटम्स पे जीएसटी है, इस पे नहीं है, वैसे ही ये सारे आइटम्स उस साल न्यूज़ में थे इसलिए आ गया था एग्जाम में। वैसे ही इस बार ये मिल्क वगैरह न्यूज़ में है कि किस पे जीएसटी है किस पे नहीं है, तो इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइनाज स्पेस स्टेशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार जरा समझो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में एक इस तरीके का हैबिटेबल सैटेलाइट है। हैबिटेबल सैटेलाइट माने ऐसा सैटेलाइट है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हैबिटेबल सैटेलाइट, इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स रह भी सकते हैं। 400 किलोमीटर की हाइट पे है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको दुनिया की 5 स्पेस एजेंसीज ने मिल करके बनाया है। नासा ऑफ यूएस, रॉसकॉस्मोस ऑफ रसिया, जैक्सा ऑफ जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ऑफ कनाडा। इसमें एक वक्त पे 6 एस्ट्रोनॉट्स एक बार में हो सकते हैं। होता क्या है कि ऐसे हमारे अर्थ से शटल भेजा जाता है, शटल या बस भेजा जाता है, जिसमें नए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है और पुराने जो वहाँ रह रहे हैं उनको वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को रिप्लेस करते रहते हैं और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिवॉल्व करता रहता है हमारे अर्थ के अराउंड। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो दुनिया को, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उससे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। करेंट न्यूज़ ये है कि चाइना, आप देख सकते हैं इसमें चाइना नहीं है, तो चाइना अब अपना खुद का अलग से स्पेस स्टेशन बना रहा है। उस चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम होगा टियांगोंग, विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। और चाइना की उम्मीद है कि ये इस साल के अंत तक टियांगोंग बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा कुछ टी शेप का बन रहा है टियांगोंग, और चाइना का ये अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। इट विल ऑल्सो बी इन लो अर्थ ऑर्बिट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समवेयर एट अ हाइट ऑफ 340 to 450 किलोमीटर, और ऐसा कुछ टी शेप में होगा। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ओवरऑल इस स्पेस स्टेशन का नाम चाइना ने दिया है टियांगोंग, लेकिन इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये टियानहे कंपोनेंट। ये टियानहे कंपोनेंट इसका कोर कंपोनेंट है, यहीं पे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, मींस दिस इज़ द मेन लिविंग एरिया। करंट न्यूज़ ये है कि ये टियांगोंग एंड चाइना का स्पेस स्टेशन, ये तो अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका कुछ कुछ पार्ट असेंबल हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टियानहे मॉड्यूल जो कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ कोर मॉड्यूल ऑफ दिस
टियांगोंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। तो टियानहे मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है विच इज़ मेन लिविंग एरिया फॉर एस्ट्रोनॉट्स, और करंट न्यूज़ ये है कि यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स को चाइना ने प्लेस भी कर दिया है। मतलब ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना साल के अंत तक बन के तैयार होगा, लेकिन कोर मॉड्यूल तैयार हो चुका है और वहाँ पे उसने 3 एस्ट्रोनॉट्स को प्लेस भी कर दिया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोकटक लेक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लोकटक लेक मणिपुर की टोपोग्राफी अगर आप देखो तो चारों तरफ से हिली एरिया है, उसके बिल्कुल सेंटर में है लेक लोकटक लेक मणिपुर के अंदर, एंड इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लोकटक लेक की खासियत ये है इस लेक की कि यहाँ पे इस तरह का कई सारा ऐसे ऑर्गेनिक नेचुरल वेजिटेशन फ्लोट करता रहता है। सॉयल, उसके ऊपर कई ऑर्गेनिक कंपोनेंट, वेजिटेशन जैसा आइटम ऐसा है। ये मतलब ये जो आप देख रहे हो ये कोई लैंड नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ फ्लोटिंग एंटिटी दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन दिस लेक। इसको वहाँ पे फुमडीज कहते हैं, और आपको फुमडीज आर हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। आपको पता भी होगा शायद से, अगर नहीं पता होगा तो जान करके हैरानी होगी कि एक इतना बड़ा फुमडी है इस लोकटक लेक के अंदर कि इस फुमडी के ऊपर उन्होंने मणिपुर ने एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क बना दिया है, जिस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मतलब ये जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक लेक के अंदर है ऑन ए फुमडी, मीन्स दिस नेशनल पार्क इज ए फ्लोटिंग वन, एंड दिस मेक्स दिस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट कर रहा है पानी में। तो ये लोकटक लेक के अंदर ये फ्लोट करता रहता है। अगर लोकटक लेक की बात की जाए तो रामसार कन्वेंशन लिस्ट में, यानी कि इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स के लिस्ट में जो रामसार कन्वेंशंस हैं उसके अंदर इसका नाम है। इसका नाम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है। रामसार कन्वेंशन को मैं ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ, आई होप आपको याद होगा। रामसार इज ए प्लेस इन ईरान। 1971 में वहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया रामसार कन्वेंशन, जिसका मेन उद्देश्य है कि दुनिया भर के इंटरनेशनल वेटलैंड्स को, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं फॉर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए और नॉलेज को शेयर किया जाए पूरे दुनिया भर में कि वेटलैंड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसके अंतर्गत रामसार कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ, और रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल अटेम्प्ट्स लिए जाते हैं। तो भारत की तरफ से टोटल 49 वेटलैंड्स हैं रामसार लिस्ट में। अब 49 के 49 तो आप नाम याद नहीं कर सकते, तो नॉर्थ ईस्ट के कम से कम 3 वेटलैंड्स का नाम याद कर लो जो रामसार लिस्ट में है। हमारे आसाम से डिपोर बिल, मणिपुर जिससे हम लोकटक लेक जिसके बारे में ये करंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसके अलावा रुद्र सागर लेक इन त्रिपुरा, ये 3 नॉर्थ ईस्ट से हैं जो रामसार लिस्ट का हिस्सा हैं। अभी रामसार लिस्ट के अंदर ही कुछ ऐसे लेक्स हैं या कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी डिग्रेड हो रहे हैं। तो उनको रामसार कन्वेंशन के अंदर, रामसार लिस्ट के अंदर ही एक स्पेशल लिस्ट में उनका नाम डाला गया है, जिसको कहा गया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट ओनली, बट इट इंक्लूड्स ओनली दोज वेटलैंड्स ऑफ रामसार लिस्ट विच आर फेसिंग मेजर इकोलॉजिकल चेंज इन देयर कैरेक्टर। मतलब जो ऐसे वेटलैंड जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं उनको रामसार लिस्ट के अंदर ही एक स्पेशल लिस्ट में डाला गया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, विच इंडिकेट्स कि दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेज, इकोलॉजिकल चेंजेज। और हमारे देश से वैसे तो 49 वेटलैंड्स हैं रामसार लिस्ट में, लेकिन बस 2 ही हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। एक है किलियो दियो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, दूसरा है ये लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, इट इज़ इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ये जो लोकटक लेक है मैंने आपको बताया, इसी लेक के अंदर एक फुमडी है जिस पे नेशनल पार्क बना हुआ है पूरा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक स्पेशल तरीके का डियर मिलता है जो सिर्फ यहीं मिलता है। वो डियर का नाम है सांगाई डियर। दिस सांगाई डियर इज स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। IUCN स्टेटस में इसकी कैटेगराइजेशन है इंडेंजर्ड की। सांगाई डियर की खासियत यह है कि इट इज़ नोन एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। ये डांसिंग डियर क्यों लगता है? क्योंकि ये फुमडीज पे देखो, ये फुमडीज पे है, ये इसको डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? क्योंकि सांगाई डियर इस नेशनल पार्क पे है, राइट।
और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबू लामजाओ, तो जब ये फ्लोट करता है तो संगाई डियर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। बैलेंस जब करने की कोशिश करता है तो जब हिलता डुलता है तो देख करके दूर से लगता है कि ये डांस कर रहा है, एंड दैट इज वाई दिस संगाई डियर इज ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर। इस टॉपिक के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे अभी देना मैं भूल गया, यहाँ पीडीएफ में मैं ऐड कर दूंगा। यूपीएससी ने 2015 में इस लोकटक लेक और संगाई डियर पे सवाल पूछा था, वो मैं क्वेश्चन यहाँ आपको पीडीएफ में दे दूंगा। प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेट्रोपेसिमिज्म। काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है लेकिन कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर इन इंडियन सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस में भी फेमिनिज्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेट्रोपेसिमिज्म, हेट्रोपेसिमिज्म क्या है? ये एक नया तरह का फिनोमिना है, देखा जा रहा है दुनिया भर में, जहाँ पे मैन एंड वुमेन हु आर इनटू मैरिज रिलेशनशिप दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद देयर रिलेशनशिप and they are publicly declaring their dissatisfaction with that kind of heterosexual relation. It's not just about marriage. Live-in relationship में भी people are now getting frustrated with this heterosexual relations. Hetero मतलब two opposite sex relationship से people are getting frustrated. I'm not saying कि they are gay or lesbian or homosexual, but why they are getting frustrated? Even having straight orientation or sexual orientation, people are getting frustrated these days. ये जो फिनोमेना है इसी को कहा गया हेट्रोपेसिमिज्म. People are getting frustrated with this that kind of relationship, and this term was coined by American gender theorist आशा सेरेसिन इन 2019. मतलब काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, नया टर्म है. यूपीएससी इस तरह के टर्म्स पूछ लेता है, पीटी में भी कभी कभार. क्या कारण है हेट्रोपेसिमिज्म का? क्यों लोग एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? क्यों लोग इस तरह के रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? विमेन इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रही हैं क्योंकि जब वो इस तरह के रिलेशनशिप में जाती हैं तो उनको फिर पैट्रियार्की फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस फेस करना पड़ता है, इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है. उनको फील होता है कि अननेसेसरीली उनको घर का काम ज़्यादा करना पड़ रहा है. अनफेयर बर्डन ऑफ हाउस वर्क, जब दोनों काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर भी विमेन हैज़ टू टेक केयर ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस वर्क एक्टिविटीज़. तो दिस इज़ हाउ विमेन आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड मूविंग टुवर्ड्स हेटेरोपेसिमिज्म कि मुझे नहीं रहना है किसी मेल के साथ. आई वॉन्ट टू लिव विथ एनी अदर फीमेल इट सेल्फ, मीन्स होमो, मीन्स सेम जेंडर के साथ रहना चाहेंगे. दिस इज वाई वीमेन आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. वाई मेल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड? बिकॉज मेल आर सीन एज, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया भर में है. मेल आर सीन एज प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ अ फैमिली. मतलब मेल को कमाना चाहिए. और एक ऐसी भी सोच है सिर्फ इंडिया में नहीं कि मेल को अपने फीमेल काउंटर पार्ट से, वाइफ से या गर्लफ्रेंड से ज़्यादा कमाना चाहिए. दिस इज अ थिंकिंग. Means male should be, or men are considered as provider of the family, they are considered as a protector of the family. That creates unnecessary pressure in the minds of the male. They are getting frustrated because of this. They don't want to live under that kind of pressure always कि they have to earn for the family. What if he does not want to earn? What if he does not want to work much? In that case he may get frustrated. What if he does not want to act as a protector to the woman? He gets frustrated, right? So this is how heteropessimism a phenomena is being seen in the world in current times. अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये तो ग्लोबल फिनोमेना था, ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा था जनरल, लेकिन इंडिया में इसका एक वेव देखा जा रहा है हाल फिलहाल में. हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट एक केस पे सुनवाई कर रहा है, केस विथ रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप्स, कि क्या उसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए. और मैरिटल रेप्स को भी क्रिमिनलाइज कर दोगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, तो फिर इससे अच्छा वी विल नॉट गेट मैरिड, ऐसा कुछ लोगों का मानना है. और उन्होंने ट्विटर पे एक कैंपेन चला दिया है, हैशटैग मैरिज स्ट्राइक, कि वी विल नॉट गेट इनटू मैरिज इटसेल्फ, और कोई भी शादी मत करो, नो वन शुड गेट मैरिड. दिस कैन बी सीन एज a kind of heteropessimism, frustration with the marital relationship or frustration with the relationship with the other gender. So this campaign hashtag marriage strike seen on Twitter in India with response to Delhi High Court's hearing plea on criminalizing marital rape is manifestation of heteropessimism. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. एंड वल्चर्स की लगातार डिक्लाइन इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ द डाइक्लोफेनाक, that is a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle. That's all from our side for today. Thanks for watching.